Hello everyone, welcome to Simple Classes and this video on CSAT. Friends, although this is just a qualifying exam, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इसको हल्के में लेना भारी पड़ सकता है. Every year there are so many students जिनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है CSAT की वजह से. Rather I should say over confidence की वजह से कि वो end में handle कर लेंगे and they don't practice enough questions. I request all of you to not make this mistake. बाकी आप खुद ही समझदार हैं. So without wasting any further time, let's jump into today's session. So friends, in today's video, we'll be dealing with these concepts. First of all, we'll solve a question on ages. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर CSAT में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा. सेकेंडली वील डील विद अ क्वेश्चन ऑन प्रॉफिट एंड लॉसेज एंड परसेंटेजेस. बहुत ही कॉमन एरिया है जहाँ से हर साल सवाल पूछे जाते हैं. एंड लास्टली वील लर्न हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन थ्रू ऑप्शन एलिमिनेशन प्रोसेस. कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही लेंदी पूछे जाते हैं, तो उनमें टाइम भी ज़्यादा लगता है सॉल्व करने में और एग्जाम में हम पैनिक भी कर जाते हैं. सो वी लर्न हाउ टू रीच द आंसर बाय एलिमिनेटिंग ऑप्शंस. अब आगे बढ़ने के पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन को एक बारी अटेम्प्ट ज़रूर करें खुद से. जो भी आप क्वेश्चन पढ़ें वीडियो को पॉज करके एक बारी उसे 2 से 3 मिनट के अंदर में सॉल्व करने की कोशिश करें. बिना अटेम्प्ट किए सोल्यूशन देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको. यू विल बी जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. सो ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस. Now let us read the question first carefully. The average age of a teacher and 3 students is 20 years. यानी टोटल कितने लोग हैं? 4 लोग हैं. एक टीचर है और 3 स्टूडेंट्स हैं. इनका जो एवरेज है वो है 20 ईयर्स. क्लियर है? क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ें. कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए और मिस इंटरप्रेट नहीं होनी चाहिए, वरना आंसर नहीं आएगा. नाउ आगे क्या दिया हुआ है? इफ यानी कि एक कंडीशन दी हुई है. इफ ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ द सेम एज, यानी पहली कंडीशन है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एज सेम है. एंड सेकंड कंडीशन, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द टीचर एंड ईच स्टूडेंट इज 20 ईयर्स. देन व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर? ये हमारे ऑप्शन है 25, 30, 35, 40 ईयर्स. तो हमें निकालनी है टीचर की एज. हमारे को इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है कि एवरेज एज ऑफ अ टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स इज 20 ईयर्स. उसके बाद 2 कंडीशंस और दी हुई हैं. इफ ऑल द 3 स्टूडेंट्स आर ऑफ द सेम एज and the difference between the age of the teacher and each student is 20 years, we have to find out the age of the teacher. क्लियर है क्वेश्चन? अगर नहीं है तो प्लीज पॉज कर लीजिए वीडियो. एंड ऑल्सो आई विल एडवाइज कि एक बार इसको अपने आप अटेम्प्ट करें, देन ओनली ट्राई एंड सी व्हाट द सॉल्यूशन इज. नाउ लेट्स सी हाउ विल सॉल्व दिस. So guys, as we had discussed, this question is based on simple equations. Simple equation in 2 variables. अब यहाँ पे वेरिएबल का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमें 2 अननोन्स दिए होंगे जिनकी हमें वैल्यू निकालनी है. क्लियर है? अब 2 अननोन दिए गए हैं तो जाहिर सी बात है 2 इक्वेशंस बनाएंगे हम. किस बेसिस पे? जो इन्फॉर्मेशन दी होगी हमें इन अननोन्स के बीच में. क्लियर है? तो जो भी 2 वेरिएबल्स की हमें वैल्यू निकालनी होती है उनके बीच में हम इक्वेशंस बनाते हैं एंड वी सॉल्व दीज इक्वेशंस टू गेट द आंसर. यही अप्रोच हमें फॉलो करनी है सिंपल इक्वेशंस के क्वेश्चंस के लिए. क्लियर है? नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, दिस इज द इंफॉर्मेशन व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन. 3 स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर है. ऑल द स्टूडेंट्स आर ऑफ द सेम एज, यानी ये जो 3 स्टूडेंट्स हैं हमारे, इनकी एज आपस में बराबर है. इसको हम अज्यूम कर लेते हैं S ईयर्स. क्लियर है? सेकेंडली क्या दिया हुआ है? टीचर की एज और स्टूडेंट की एज का जो डिफरेंस है वो है 20 ईयर्स. टीचर की एज मान लेते हैं हम T ईयर्स. तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन, ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनके हिसाब से वी कैन से दैट T माइनस S इज इक्वल टू 20. 20 क्या है? ईयर्स. टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 20 ईयर्स. दिस बिकम्स आवर फर्स्ट इक्वेशन. तो 2 अननोन्स हैं लाइक वी डिस्कस्ड हियर. T which is the age of the teacher and S which is the age of the student. Now since all the students are of the same age, they are all equal to S years. क्लियर है? अब एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में हमें. एवरेज एज ऑफ टीचर एंड ऑल द 3 स्टूडेंट्स, यानी एवरेज एज ऑफ दीज 4 पीपल, 4 इंडिविजुअल्स इज इक्वल टू 20 ईयर्स. अब एवरेज हमें पता है कैसे निकाला जाता है. तो टीचर की एज प्लस स्टूडेंट्स हैं जितने उनकी एज, क्योंकि सबकी एज बराबर है, दे आर ऑल इक्वल टू एस. इनका जो एवरेज है दैट इज इक्वल टू 20 ईयर्स. दिस बिकम्स आवर सेकेंड इक्वेशन. नाउ वील सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस एंड रीच द आंसर. सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस विल बिकम T प्लस 3S इज इक्वल टू 80 ईयर्स. क्लियर है? सेकेंड इक्वेशन हमारी हो गई T प्लस 3S इज इक्वल टू 80. फर्स्ट इक्वेशन है T माइनस S इज इक्वल टू 20. अब इसी इक्वेशन में LHS में व्हाट आई विल डू इज T प्लस 3S प्लस S एंड माइनस S. तो LHS की वैल्यू चेंज नहीं होगी. इसको और आगे रीग्रुप कर देते हैं. T और माइनस S को आप एक साथ ले लीजिए. T माइनस S प्लस 4S इज इक्वल टू 80. दिस विल गिव अस, अब T माइनस S की वैल्यू आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विच इज इक्वल टू 20 प्लस 4S इज इक्वल टू 80. दिस विल गिव अस
4s is equal to 80 minus 20 equal to 60. Therefore, s will be 60 divided by 4, that is 15 years. यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तीनों स्टूडेंट्स हैं, उनकी एज कितनी है? 15 ईयर्स. ये आ गया हमारा. अब इसी को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन आइदर ऑफ द टू इक्वेशंस, उससे हमारी टी की वैल्यू निकल आएगी. जाहिर सी बात है, दोनों इक्वेशंस में जो सिंपल है, जिसको आसान है सॉल्व करना, उसी में सब्स्टिट्यूट करना चाहिए. सो टी माइनस एस इज इक्वल टू 20 फ्रॉम हियर. Now we have s is equal to 15, so this will become t minus 15 is equal to 20. So t will become 20 plus 15, which is 35 years. तो जो एज है टीचर की, that is 35 years. I hope this is clear. बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, इनको यूजुअली सिटर्स बोला जाता है. इसका मतलब है कि ऐसे क्वेश्चंस हमसे गलत नहीं होने चाहिए. ऑलराइट, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है. जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको आपको समझना है, क्या क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है. बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन, यू हैव टू फॉर्म इक्वेशंस अमंग्स द अननोन्स, सॉल्व द इक्वेशन एंड रीच द आंसर. सिंपल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 35 years. क्लियर है? चलिए, now let's move on to the next question. Now let us see what the question says. A person bought a car and sold it for 3 lakh rupees. If he incurred a loss of 20%, then how much did he spend to buy the car? एक आदमी ने गाड़ी खरीदी, उसको 3 लाख रुपए में बेच दिया, उसको लॉस हुआ कितने का? 20% का. अब हमें बताना है कि उसने गाड़ी कितने में खरीदी थी, कॉस्ट प्राइस क्या था गाड़ी का. ठीक है, ऑप्शंस क्या हैं? 3,60,000, 3,65,000, 3,70,000 एंड 3,75,000. दोस्तों, परसेंटेजेस की क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी होते हैं, तो उन्हें हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए और इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम में आपको मिलेंगे. सो प्लीज़ मेक श्योर यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. एंड एक और चीज़ बता दूं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे 3 तरीके से. पहला जो तरीका होगा सबसे लंबा होगा, उसको समझना इसलिए ज़रूरी है, वरना आप शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर पाओगे. सेकेंडली जो तरीका होगा वो होगा बाय पार्ट्स का. ये एक शॉर्टकट तरीका है, लेकिन उसके लिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए. सिंपल तरीका है, आराम से सीख जाओगे. एंड लास्टली वील सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय एलिमिनेटिंग ऑप्शंस. क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे और अपना बेसिक लॉजिक अप्लाई करते हुए वील सी विच ऑफ दीज आंसर्स एक्चुअली फिट द गिवन कंडीशंस इन द क्वेश्चन. ठीक है, सो प्लीज ट्राई इट वंस एंड देन सी द सॉल्यूशन. दोस्तों, बहुत से लोग परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे टॉपिक से थोड़ा दूर भागते हैं. दूर भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. सिर्फ बेसिक कंसेप्ट्स आपको पकड़ के चलना है. कोई फॉर्मूला वगैरह याद नहीं करना, हाई फाई और जो स्पेशल फॉर्मूलाज होते हैं शॉर्टकट्स के, वो बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है. बेसिक्स, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, और इनको परसेंटेज में हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं. दैट इज ऑल द थिंग्स, all the information which you need to know to solve any question on these topics. Trust me. अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे 3 तरीके से, जैसे कि मैंने बताया. सबसे पहला तरीका होगा इक्वेशंस के थ्रू. एक सिंपल सी इक्वेशन बनाएंगे अननोन के बेसिस पे, जो भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके बेसिस पे, उसको सॉल्व करके वील रीच द आंसर. नाउ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन कि गाड़ी है जिसको हम बेचते हैं 3 लाख रुपए में. तो 3 लाख रुपीज बिकम्स इट्स सेलिंग प्राइस. ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है ये हमें पता नहीं है, तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं x रुपीज़ है. ये पता है कि लॉस हुआ है, लेकिन लॉस का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, उसका परसेंटेज दिया हुआ है, और वो कितना है? 20%. लॉस परसेंटेज इज 20%. अब देखिए, सिंपल बेसिक्स यूज करके हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको. अब सेलिंग प्राइस अपने को मालूम है कितना है? 3 लाख रुपीज़. क्लियर. लॉस परसेंटेज इज 20%. अब लॉस हुआ है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले कि आपका कॉस्ट प्राइस जो है दैट इज ग्रेटर दैन दी सेलिंग प्राइस. तभी तो लॉस होगा. जितने में हमने खरीदा वो जो अमाउंट है वो ज़्यादा है कंपेयर टू द अमाउंट जितने में हमने उसे बेचा. क्लियर है? 10 लाख की गाड़ी खरीदी, 5 लाख में बेच दी, तो लॉस ही होगा. तो CP इज ग्रेटर दैन SP. तो लॉस का जो अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड विल बिकम कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. क्लियर. नाउ द परसेंटेज ऑफ लॉस, how much will that become? That will become CP minus SP divided by CP into 100. यहाँ डिनोमिनेटर में CP क्यों आएगा? क्योंकि जो भी आपको लॉस हुआ है, जब आप उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे, तो बेस क्या लेंगे आप? कॉस्ट प्राइस. उसी से आप बता सकते हैं कि कितना लॉस हुआ है. यू हैव टू कंपेयर द लॉस विद द अमाउंट फॉर विच यू परचेज द आइटम. तभी आप बता सकते हैं कि उस आइटम की परचेज में लॉस कितना होगा. तो परसेंटेज ऑफ लॉस को बेसिकली हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, इसमें हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है. CP कितना है? x माइनस SP कितना है? 3 लाख रुपीज़, राइट, डिवाइडेड बाय अगेन x इंटू 100. दिस इज
given to be 20%. So this becomes 20. यहाँ पे 20% में 20/100 मत कर देना, आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, आपका आंसर कभी नहीं निकलेगा. This percentage is equal to 20. That is how you write it. Clear? Now इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, so that this 100 take it to that side, so this will become x minus 3 lakh is equal to x into 20 divided by 100. You have to be good and fast with calculations. Alright, so ये x यहाँ से आ जाएगा, ये आपका x by 5 हो जाएगा. 5 को उस तरफ ले जाइए, 5x minus 15 lakhs is equal to x. x वापस उधर जाएगा तो 4x is equal to 15 lakh, and this means x is equal to 15 lakh divided by 4. 2 से कैंसिल आउट होगा, 750 एंड एक बार और जाएगा 375. सो ये वैल्यू निकल के आ गई आपके x की. x यानी कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 3,75,000. ठीक है, निकालना भी हमें यही था, CP की वैल्यू निकालनी थी, which has come out to be 3,75,000. So this is one way of doing this question, but it is a long method. इसमें जनरली आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और एग्जाम में इतनी जगह होती भी नहीं है हमारे पास सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं क्वेश्चन पेपर के बीच में कहीं ना कहीं लिख के सॉल्व कर लें, तो उसमें सिली मिस्टेक्स की भी जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं. सो नाउ वी विल सी हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ मच शॉर्टर वे. अब लंबे चौड़े तरीके से तो हमने देख लिया कैसे सॉल्व करते हैं. लेट्स फाइंड आउट द स्मार्टर वे टू डू इट, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है. तो प्लीज़ ध्यान से सोचना. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है, लेकिन एक बार ये प्रैक्टिस करने लग जाएंगे इस तरीके से सॉल्व करने की, इट विल बी अ ब्रीज, ट्रस्ट मी. अब क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंटेज. लॉस परसेंटेज कितना है? 20%. 20% को सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा? 1/5. 20/100 ऊपर नीचे सिंप्लीफाई किया, वी गेट 1/5 एज आर लॉस परसेंटेज. अब इस 1/5 में हमें कुछ अजम्पशंस करनी है. एग्जाम में आप ऐसे लिख के नहीं करेंगे, ऑब्वियसली मेंटली करेंगे. यहाँ पे आपकी क्लैरिटी के लिए मैं लिख के बता रहा हूँ. अब ये जो न्यूमरेटर है ये आपका लॉस हो गया, जो डिनोमिनेटर है ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया. ठीक है, लॉस परसेंटेज हमारा आया कैसे था इनिशियली, वो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए. लॉस परसेंटेज क्या होगा? बेसिकली मेरा जो लॉस का अमाउंट है अपॉन माई कॉस्ट प्राइस, राइट. इसको जब हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो हमारा लॉस परसेंटेज बन जाता है. तो ये जो लॉस का अमाउंट है ये मेरा न्यूमरेटर हो गया और जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो हो गया मेरा डिनोमिनेटर. तो हम क्या अज्यूम करेंगे, जो लॉस है मेरा वो 1 यूनिट है. ठीक है, यहाँ से 1/5 से हम ये अज्यूम करेंगे कि जो लॉस है मेरा वो 1 यूनिट है. इसको आप यूनिट के बदले पार्ट्स भी कह सकते हैं. इट रियली डजेंट मैटर आप इसके आगे क्या लिखते हैं. आप ये भी मान सकते हैं कि लॉस मेरा 1 हो गया, CP मेरा 5 हो गया. तो जिस भी तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग इसमें बेहतर मिल रही है उस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं. इट रियली डजेंट मैटर. तो लॉस हो गया आपका 1 यूनिट या 1 पार्ट. CP सिमिलरली हो गया आपका 1 यूनिट और 1 पार्ट, व्हाटएवर यू अज्यूम एंड यू चूज. ऑलराइट, तो अब इस हिसाब से मेरा SP सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 4 यूनिट्स, राइट. CP आप जब कॉस्ट प्राइस से माइनस करोगे तभी तो लॉस आएगा. अगर CP मेरा 5 यूनिट है, SP मुझे पता नहीं है, लॉस मेरा 1 यूनिट है, तो SP मेरा कितना हो जाएगा? 4 यूनिट या 4 पार्ट, जो भी आप कहना चाहते हो. ठीक है, तो लॉस मेरा आ गया 1 यूनिट इस हिसाब से, कॉस्ट प्राइस मेरी आ गई 5 यूनिट इस हिसाब से, और सेलिंग प्राइस मेरी आ गई 4 यूनिट इस हिसाब से. ठीक है, ये आपकी अज्यूम्ड वैल्यूज हैं. प्लीज रिमेंबर दैट दीज आर योर रियल वैल्यूज, डोंट कंफ्यूज. ठीक है, ये आपने इस रेशियो के बेसिस पे अज्यूम की है. लॉस मेरा 1 है तो कॉस्ट प्राइस मेरा 5 होगा, सेलिंग प्राइस मेरा 4 हो जाएगा. अब आपको उसको यूनिट बोलना है, पार्ट बोलना है, यू कैन चूज व्हाटएवर नेम यू वांट टू. ऑलराइट, नाउ रियल वैल्यूज के हिसाब से मेरा सेलिंग प्राइस कितना है? 3 लाख रुपए, और अज्यूम्ड के हिसाब से कितना है? 4 यूनिट. सो 4 यूनिट्स, लेट मी यूज अनदर पेन फॉर क्लैरिटी. सो 4 यूनिट्स, right, of my assumed value is equal to how much amount in real life? 3 lakh rupees. Is that clear? मेरे 4 यूनिट जो यहाँ पे मैंने assume किए हैं, that is actually in real equal to 3 lakh rupees. तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा मेरा? 3 lakh divided by 4. You simplify this, 150, and this will give you 75k. So my 1 unit is equal to 75,000. क्लियर है यहाँ तक?
मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं एक बार फिर से रिविजिट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस अमाउंट अपॉन कॉस्ट प्राइस। बेस में आपका कॉस्ट प्राइस आएगा, उसको जब आप इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है? दिस वॉज गिवन टू बी 20%, विच बिकम्स 1/5। नाउ बेस्ड ऑन दिस रेशियो आई मेड सम अजम्पशंस हियर। 1/5 है तो जो न्यूमरेटर है मेरा वो मैंने ले लिया लॉस। अब आप उसको 1 यूनिट बोलो, 1 पार्ट बोलो, इट रियली डजंट मैटर। जो डिनोमिनेटर है 5, दैट बिकम्स माई कॉस्ट प्राइस, 5 units. Similarly, based on these two, since loss is equal to 1 and cost price is equal to 5, so my selling price becomes 4 units. क्लियर है? अब ये जो 4 यूनिट है ये मेरा assumption है जो इस रेशियो के बेसिस पे किया है मैंने। इन रियल सेलिंग प्राइस इज 3 लाख रुपीज, सो दीज 4 यूनिट्स is equal to 3 lakh rupees in real terms, right? So 1 unit will be 3 lakh divided by 4, which will give me 75,000. क्लियर? सो मेरा सीपी कितना हो जाएगा, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू एक्चुअली में कितनी है 75,000। सीपी मेरा कितना है 5 यूनिट के बराबर, सो 5 इंटू 75,000, दिस विल बिकम 3,75,000। सिंपल, एंड दैट इज योर आंसर। सो यहाँ पे हमारा जो टाइम है वो बहुत ही कम यूज होता है, विच इज द की टू क्लियरिंग सीसैट। अभी आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, आप इसको एक बार और देखिए और 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एंड यू विल ट्राई सॉल्विंग देम थ्रू दिस मेथड, यू विल फाइंड इट वे मोर इजियर, यू विल नेवर गो बैक टू इक्वेशंस, ट्रस्ट मी। नाउ लेट अस लुक एट द थर्ड सॉल्यूशन, अ डिफरेंट वे टू सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन। Now we have come to the most interesting part of the solution, which is solving the question through options, eliminating the options and finding out the answer. देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन का जो प्रोसेस है, जो ये टेक्निक है, ये हर क्वेश्चन के लिए वेरी करेगी, लेकिन जो अंडरलाइंग अप्रोच है वो हमेशा सेम होगा। और वो अप्रोच क्या है? जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, वी सी वेदर दे फिट द गिवन कंडीशंस इन द क्वेश्चन और नॉट। लेट मी टेल यू थ्रू दिस क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं हम ऑप्शंस एलिमिनेशन के थ्रू। लेट मी चेंज द कलर फॉर योर क्लैरिटी। अब जो भी ये ऑप्शंस हैं हम एक एक करके इन कंडीशंस में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड विल सी वेदर इट चेक्स आउट और नॉट। नाउ फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 3,60,000 एज माई कॉस्ट प्राइस। दीज ऑप्शंस आर फॉर कॉस्ट प्राइस, वही हमें निकालना भी है, कॉस्ट प्राइस बताना है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है। अब 3,60,000 अगर मेरा सीपी है तो लॉस कितना हो जाएगा? सीपी बेचा कितने में? 3 लाख रुपए में। खरीदा कितने में? 3,60,000 में। तो लॉस कितना हो गया? 60,000 का। ठीक है, लॉस परसेंटेज कितना हो गया? 60,000 डिवाइडेड बाय माय कॉस्ट प्राइस विच इज 3,60,000 into 100, दिस शुड कम आउट टू बी 20%, राइट? जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यही चीजें हमें चेक करनी है हर ऑप्शन के लिए। सो विल क्विकली डू इट। दिस बिकम्स 1/6 एंड 1/6 into 100 इज 16.66%। अब देखिए ये चीजें आपको थोड़ी पता भी होनी चाहिए। अगर आपको ऑप्शंस का तरीका यूज करना है देन योर कैलकुलेशन शुड बी रियली स्मूथ, उसमें आपसे गलतियां नहीं हो। ठीक है, तो पहला है ये आ गया आपका लॉस परसेंटेज कितना आ गया? 16.66%। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस ऑप्शन इज क्लियरली इनकरेक्ट, क्योंकि ये चेकआउट नहीं कर रहा है। इट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। ऑलराइट, नाउ वील सी वेदर द नेक्स्ट ऑप्शन इज देयर और नॉट, करेक्ट और नॉट। 3,65,000, अगर 3,65,000 मेरा कॉस्ट प्राइस है तो लॉस कितने का हो जाएगा मुझे? 65,000 का, क्योंकि सेलिंग प्राइस कितना है? 3 लाख। क्लियर है? तो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा? 65,000 डिवाइडेड बाय माय कॉस्ट प्राइस विच इज अगेन 365 into 100, राइट? 513, ये 3 जीरो तो आप कैंसिल आउट कर ही सकते हैं, 13 एंड दिस बिकम्स 572। अभी आपको दिख रहा है दिस विल नॉट बिकम 20, दिस विल नॉट बिकम 1/5, तो क्लियरली दिस ऑप्शन इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत में नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 3,70,000, 70,000 मेरा लॉस हो जाएगा इस केस में अपॉन माई कॉस्ट प्राइस विच इज 3,70,000 इन दिस केस एज पर द थर्ड ऑप्शन। इसको जब आप परसेंटेज में एक्सप्रेस करोगे तो फिर कितना आना चाहिए? 20%, क्योंकि लॉस परसेंटेज हमें दिया हुआ 20%, लेकिन वो भी इसमें नहीं आएगा। 7/37 पूरा सिंप्लीफाई नहीं होगा, सो 1/5 20% आने का मतलब ही नहीं है। इसको आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो एलिमिनेटेड, तो द ओनली ऑप्शन रिमेनिंग इज 3,75,000। जब आप एग्जाम में होंगे तो इसको भी मैं कहूँगा, अगर आपके पास टाइम है एंड इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू चेक इट आउट, तो आप उसको कंफर्म भी कर लो। इस केस में अगर सीपी मेरा 3,75,000 है तो 75,000 विल बी माय लॉस अपॉन माय कॉस्ट प्राइस विच इज 375 into 100. So I cancel out these 25, 3 just 75, 25. This will go ones and 5, 3, 5. This is 20.
So therefore, my last option, option D, is the correct option. This is how we use option elimination to reach a solution. लेकिन इसके लिए भी friends, please remember that the basics, the concepts should be clear on your mind. और वो कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स. व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, हाउ इज इट रिलेटेड टू सेलिंग प्राइस, हाउ डज loss happen when it happens, what are the conditions, will CP be higher or the selling price will be higher, then we have to see how profit operates, and that is it. इसके अलावा आपको जो पता होना चाहिए वो ये चीज़ें हो सकती हैं जैसे जो आपके परसेंटेजेस होते हैं उनके फ्रैक्शन इक्विवेलेंस क्या होते हैं ताकि क्विक कन्वर्जन्स करके आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं. दैट इज इट. सो फ्रेंड्स, दीज वर दी 3 ways of solving the same question. So the correct answer to this question is option D, 3,75,000. This is the cost at which the car was purchased. हमने तीनों तरीके से देख लिया. जो पहला था लंबा चौड़ा इक्वेशन के थ्रू, दैट मेथड इज नॉट सूटेबल फॉर एग्जाम्स. दूसरा तरीका था बाय पार्ट्स जिसमें हमने अजम्पशंस की थी बेस्ड ऑन द रेशियो बिटवीन द लॉस एंड कॉस्ट प्राइस. राइट, दैट्स अ वेरी गुड मेथड. इसमें आपका काफ़ी टाइम बचता है. जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ये मेथड आपका और अच्छे से प्रिपेयर होता जाएगा. एंड लास्टली वी सॉ हाउ कैन वी फाइंड द आंसर थ्रू ऑप्शन एलिमिनेशन. सी दिस वर्क्स इन ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस, बट इसमें आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए. तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्किल डेवलप होती जाएगी. हर क्वेश्चन में किस तरीके से आपको चेकआउट करना है कि ये वैल्यूज कंसिस्टेंट हैं कि नहीं, दैट विल वेरी, बट जो ओवरऑल अप्रोच है वो सेम है. एंड दैट इज वी हैव टू फाइंड द फिट of the options as per the information given in the question. I hope all the 3 methods are clear. So that is it friends, this is the end of the video. I really hope you enjoyed the video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा then please subscribe and share it with your friends and hit the bell icon ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो you get the notification. Guys, one piece of advice, CSAT को हल्के में मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए. ये वीडियोस का पर्पस भी यही है to get you a little used to the kind of questions which are coming in the exam ताकि एंड में जाके एकदम से पैनिक ना हो and you don't make any mistake and lose out on the goal of the year which is clearing prelims examination. So take care. See you soon in the next video. Thank you so much for your time.